एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई कंपनी हर साल 10 करोड़ रुपए कमा रही हो और वो हर साल 94 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही चीज पर लगा रही हो, तो आप क्या सोचेंगे? या तो वो कंपनी दुनिया की सबसे समझदार कंपनी है, या फिर वो अपने ही पैसों की चिता जला रही है। और आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां ठीक यही कर रही हैं। इसका नाम है एआई। और जून 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी में पहली दरार डाल दी। आपको एक चीज बताता हूं जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी। पिछले कुछ हफ्तों में आपका आईफोन, आपका लैपटॉप, आपका एसएसडी अचानक महंगा क्यों हो गया? एप्पल ने साल के बीचों बीच बिना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए अपनी कीमतें बढ़ा दी। मैकबुक एयर महंगा हो गया, आईपैड प्रो महंगा हो गया और एप्पल टीवी की कीमत तो लगभग 1.5 गुनी हो गई। और जब वजह पूछी गई तो एप्पल ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी तेज और इतनी बड़ी कीमत बढ़ोतरी पहले कभी नहीं देखी और इसकी जड़ में है मेमोरी चिप्स की कीमतें, जो सीधा जुड़ी हैं एआई डेटा सेंटर की भूख से। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया भर की रिपोर्ट्स खंगाली, फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक, जेपी मॉर्गन के एनालिसिस से लेकर मैकेंजी और बीसीजी की स्टडीज तक। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्या ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा बिजनेस दांव है या फिर अब तक का सबसे बड़ा बुलबुला जो फूटने वाला है। पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, वरना आगे के नंबर समझ नहीं आएंगे। जब आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल में सवाल टाइप करते हैं तो आपका फोन खुद जवाब नहीं देता। आपका फोन सिर्फ एक स्क्रीन है जिसमें इंटरनेट लगा है। असली सोचने का काम कहीं और होता है, एक विशाल खिड़कियों के बिना बना औद्योगिक गोदाम में, जिसमें धातु की रैक्स लगी होती हैं और हर रैक में हजारों चिप्स फिट होती हैं। इस गोदाम को कहते हैं डेटा सेंटर। एक बड़ा डेटा सेंटर लगभग 1 लाख एनवीडिया जीपीयू रख सकता है। हर जीपीयू की कीमत लगभग 30 से 40 हजार डॉलर होती है, यानी सिर्फ चिप्स की कीमत ही 3 से 4 अरब डॉलर हो जाती है, सिर्फ एक इमारत के लिए। इसके ऊपर बिजली, कूलिंग, हाई स्पीड केबल्स, कंक्रीट, सिक्योरिटी, फायर सिस्टम सब जोड़ लीजिए तो एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने में 10 से 25 अरब डॉलर लग जाते हैं। और यहीं पर पूरी रेस चल रही है। 2020 में, यानी चैट जीपीटी आने से पहले, दुनिया की 4 सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने मिलकर सिर्फ 90 अरब डॉलर कैपेक्स पर खर्च किए थे। 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 147 अरब डॉलर हो गया। 2025 में ये 410 अरब डॉलर तक पहुंच गया और 2026 में ग्लोबल डेटा सेंटर स्पेंडिंग 1 ट्रिलियन डॉलर के पार जाने का अनुमान है, सिर्फ अमेज़न, मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। 6 साल में खर्च 8 गुना बढ़ गया है। 2 जून 2026 को एनवीडिया की वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई थी। हर एनालिस्ट एआई स्टॉक्स खरीदने की सलाह दे रहा था, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद कुछ टूटना शुरू हो गया। एनवीडिया ने अपनी मार्केट कैप से 320 अरब डॉलर गवा दिए। 24 जून तक माइक्रॉन 13% गिर गया, सैनडिस्क 10.5% नीचे आया, एप्पल 6% गिरा और सॉफ्ट बैंक में 12% की गिरावट आई। साथ ही ओपन एआई ने अपना आईपीओ टाल दिया और दुनिया के सबसे समझदार लोगों की तरफ से चेतावनियां आनी शुरू हो गईं। रे डेलियो ने इसे टेक्स्ट बुक बबल कहा। माइकल बड़ी, वही जिन्होंने 2008 का हाउसिंग क्रैश भांप लिया था, इसे बुलबुला बता रहे हैं। यहां तक कि जेफ बेजोस भी इशारों में यही कह रहे हैं। अब असली सवाल पर आते हैं। अगर आप कोई कारखाना 10 करोड़ रुपए लगाकर बनाते हैं और वो कारखाना साल भर में सिर्फ 40 लाख रुपए का सामान बेच पाए, तो क्या ये अच्छा है, बुरा है या भयानक है? जाहिर है भयानक है। तो अब यही उदाहरण एआई पर लगाइए। जेपी मॉर्गन ने एक कैलकुलेशन की। लॉजिक सीधा है, अगर आप किसी रिस्की चीज में पैसा लगाते हैं तो कम से कम 10% रिटर्न चाहते हैं, तो एआई कंपनियों को अपने भारी भरकम खर्च को जस्टिफाई करने के लिए हर साल कितना कमाना होगा? जवाब आया 650 अरब डॉलर हर साल। अब देखिए एआई असल में कितना कमा रही है।
OpenAI सालाना करीब 25 अरब डॉलर कमाती है, लेकिन साथ ही 14 अरब डॉलर का घाटा भी झेल रही है। एंथ्रोपिक अपनी मौजूदा रफ्तार से साल भर में करीब 47 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। हालांकि इस साल के अंत तक का असली टारगेट करीब 26 अरब डॉलर के आसपास है। मान लीजिए गूगल का जेमिनाई भी 25 अरब डॉलर के आसपास कमाता है, तो सारी बड़ी AI मॉडल कंपनियां मिलाकर करीब 75 अरब डॉलर कमा रही हैं, जबकि OpenAI अकेले 14 अरब डॉलर और एंथ्रोपिक कुछ अरब डॉलर का घाटा झेल रही है। अब तीनों नंबर साथ रखिए। जितना कमाना जरूरी है 650 अरब डॉलर, जितना असल में कमाया जा रहा है 75 अरब डॉलर, और जितना खर्च किया जा रहा है करीब 725 अरब डॉलर से ज्यादा। और कुछ अनुमानों के मुताबिक अब ये 1 ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुका है। मतलब जितना AI इंडस्ट्री कमा रही है, टेक दिग्गज उससे 9 से 10 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसे ही एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर डेविड सैक्स ने 600 अरब डॉलर का सवाल कहा, एक ऐसा सालाना घाटा जिसे कोई नहीं जानता कौन भरेगा। अब इसके खिलाफ सबसे बड़ी दलील ये है कि आगे चलकर कंपनियां यानी एंटरप्राइज पैसा देंगी, क्योंकि AI उन्हें बहुत सस्ते में बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। सुनने में ये तर्क सही लगता है, लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे तो कहानी उल्टी निकली। मैथनसी कहती है कि 73% एंटरप्राइज AI डिप्लॉयमेंट्स अपने अनुमानित रिटर्न को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। BCG कहती है सिर्फ 5% कंपनियां ही AI से ठोस रिटर्न देख पा रही हैं, और MIT की स्टडी तो कहती है कि 95% मामलों में मापने लायक फाइनेंशियल रिटर्न ही नहीं मिल रहा। सिर्फ 29% एग्जीक्यूटिव्स ही अपने AI रिटर्न को सही तरीके से माप पा रहे हैं। एक छोटी सी सैन फ्रांसिस्को की AI स्टार्टअप लिंडी के फाउंडर ने जून 2026 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी कंपनी एंथ्रोपिक के API पर अपनी पूरी सैलरी से भी ज्यादा खर्च कर रही थी। नतीजा, उन्होंने अपना सारा ट्रैफिक डीप सीक जैसे सस्ते मॉडल पर शिफ्ट कर दिया और उनका खर्च 90% तक गिर गया। इसी तरह ऊबर के CTO ने खुद माना कि ऊबर ने अपना पूरे साल का AI बजट सिर्फ 4 महीनों में उड़ा दिया। यानी जो मान लिया गया था कि एंटरप्राइज हमेशा हमेशा के लिए ज्यादा से ज्यादा AI टोकन खरीदते रहेंगे, वो मॉडल टूटने लगा है। और इसी वजह से पेलांटिर के CEO एलेक्स कार्प ने 1 जुलाई को साफ कहा कि हर एंटरप्राइज उनसे यही शिकायत करता है, मैं ऐसे टोकन के लिए पैसे दे रहा हूं जो कोई वैल्यू नहीं बनाते। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये मॉडल्स बुरी तरह ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और याद रखिए, पेलांटिर कोई छोटी कंपनी नहीं, ये अमेरिकी सरकार, CIA, एयरबीएनबी, JP मॉर्गन जैसी दिग्गज कंपनियों को सर्विस देती है। जब इतनी बड़ी कंपनी का CEO ऐसा कहे तो ये सुनने लायक बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अमीरों की समस्या है, एनवीडिया के 500 अरब डॉलर डूबे या सैम ऑल्टमैन, डारियो अमुदे, सुंदर पिचाई अरबपति रहें या ना रहें, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो चलिए आपको साउथ कोरिया ले चलते हैं। सैमसंग की एक फैक्ट्री है जो एक खास तरह की मेमोरी चिप बनाती है, जिसे DRAM कहते हैं। वही चिप जो आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन और यहां तक कि वॉशिंग मशीन में भी लगती है। 2024 में सैमसंग के पास चॉइस थी, या तो अपनी DRAM एप्पल, HP, डेल जैसी कंज्यूमर कंपनियों को बेचे, या फिर एक महंगा वर्जन जिसे हाई बैंडविड्थ मेमोरी कहते हैं AI डेटा सेंटर्स को बेचे। और AI डेटा सेंटर हर यूनिट पर करीब 10 गुना ज्यादा पैसा दे रहे थे। तो सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रॉन, जो दुनिया की 90% मेमोरी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, उन्होंने वही किया जो कोई भी बिजनेस करेगा। उन्होंने अपने प्रोडक्शन का करीब 93% AI मेमोरी की तरफ मोड़ दिया। पूंजीवाद का यही नियम है, पैसा हमेशा सबसे ऊंची बोली की तरफ बहता है। नतीजा देखिए, मार्च 2026 तक DRAM की कीमतें साल दर साल 171% बढ़ चुकी थीं। DDR5 मेमोरी सितंबर 2025 के बाद से 4 गुना महंगी हो गई। एक तिमाही में PC मेमोरी की कॉन्ट्रैक्ट कीमत 105 से 110% तक बढ़ी। डेल के CEO ने खुद बताया कि 1 गीगाबाइट DRAM की कीमत सिर्फ 6 महीनों में
$0.43 से बढ़कर $2.39 हो गई, यानी 5.5 गुना उछाल। और यही वजह है कि 25 जून 2026 को एप्पल ने वो किया जो उसने पहले कभी नहीं किया। 20 साल में कीमतें बढ़ा दी। दुनिया की सबसे अमीर, सबसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक कंपनी भी अगर कह रही है कि वो ये खर्च खुद नहीं झेल सकती, तो समझ लीजिए आप पर सीधा AI टैक्स लग चुका है। अब यहाँ एक डरावना सवाल उठता है। अगर एंटरप्राइज क्लाउड छोड़कर सस्ते विकल्पों की तरफ भाग रहे हैं, अगर एप्पल खुद ये खर्च नहीं झेल पा रहा, अगर ROI का गणित टूट चुका है, तो फिर Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा खर्च और क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका जवाब है इकोनॉमिक्स का एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट जो हर बुलबुले को एक जैसा एक्सप्लेन करता है, कैपिटल साइकिल। इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला, ज्यादा रिटर्न पूंजी को खींचती है। दूसरा, पूंजी तब तक आती रहती है जब तक ओवर कैपेसिटी नहीं बन जाती। तीसरा, रिटर्न से ज्यादा कैपेसिटी आखिरकार गिरावट लाती है। और चौथा, लगभग सब मर जाते हैं सिवाय कुछ बचे हुए खिलाड़ियों के, जो बाद में डिमांड बढ़ने पर मालामाल हो जाते हैं। 1996 में अमेरिका ने टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट पास किया, क्योंकि उस समय इंटरनेट भी AI जैसी ही एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी जिसकी डिमांड आसमान छू रही थी। कुछ फाउंडर्स तो मानते थे कि इंटरनेट ट्रैफिक हर 3 महीने में डबल हो जाएगा, तो पैसा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने में लग गया। सिर्फ 5 साल में टेलीकॉम कंपनियों ने केबल, स्विच और नेटवर्क में $500 अरब से ज्यादा झोंक दिए। ग्लोबल क्रॉसिंग नाम की एक कंपनी बिना एक भी साल मुनाफा कमाए $47 अरब की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। कॉर्विस नाम की एक फाइबर इक्विपमेंट स्टार्टअप ने बिना किसी रेवेन्यू के $1.1 अरब का IPO निकाला और $32 अरब की मार्केट कैप पाई। फिर आया कोलैप्स। इंटरनेट ट्रैफिक हर साल 1000% बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन असल में सिर्फ 100% बढ़ा, जो अच्छा था, पर इतना नहीं कि उस भारी निवेश को जस्टिफाई कर सके। बिछाई गई फाइबर का कितना हिस्सा असल में इस्तेमाल हो रहा था? 2000 की शुरुआत तक सिर्फ 2.7%, 95% से ज्यादा फाइबर जमीन के नीचे बेकार पड़ी रही। बैंडविड्थ की कीमतें 90% तक गिर गईं। वर्ल्डकॉम ने $3.8 अरब का खर्च छुपाकर मुनाफा दिखाया और आखिर में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा दिवालियापन फाइल किया। वो $47 अरब वाला ग्लोबल क्रॉसिंग भी दिवालिया हो गया। कुल मिलाकर टेलीकॉम क्रैश ने $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू मिटा दी। स्टॉक्स 95% तक गिर गए। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, जो इसे AI का परफेक्ट आईना बनाता है। वो फाइबर केबल गायब नहीं हुई, वो जमीन में ही पड़ी रही और कुछ सालों बाद डिमांड आ ही गई। यूट्यूब आया, स्ट्रीमिंग शुरू हुई, क्लाउड स्टोरेज असली चीज बनी, स्मार्टफोन आम हो गए। अचानक दुनिया को वही चाहिए था जो पहले से ज्यादा बना दिया गया था। तो जो बचे हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने वो मलबा कौड़ियों के भाव खरीदा और वही बेकार पड़ी केबल आज के इंटरनेट की रीढ़ बन गई। वही इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने गूगल, नेटफ्लिक्स और AWS को मुमकिन बनाया। तो समझिए, टेक्नोलॉजी असली थी, इंटरनेट ने सच में सब कुछ बदल दिया, फिर भी बुलबुला फूटा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ी तो जरूर, पर उतनी नहीं जितनी ओवर कैपेसिटी को जस्टिफाई कर सके। टेक्नोलॉजी बच गई, पर जिन कंपनियों ने उसे बनाया वो नहीं बची। 1846 में ब्रिटेन में भी यही हुआ। 9500 मील रेलवे ट्रैक अधिकृत हुआ और उसका 1/3 हिस्सा कभी बना ही नहीं। फिर बुलबुला फूटा। 2000 में अमेरिका में लाखों मील फाइबर बिछी, 97% बेकार पड़ी रही। बुलबुला फूटा। और 2026 में अकेला अमेरिका हर साल $725 अरब से ज्यादा के डेटा सेंटर बना रहा है और किसी को नहीं पता कि इसमें से कितना असल में इस्तेमाल होगा। नहीं, ये उतना आसान नहीं है। टेलीकॉम बबल की कंपनियां कर्ज पर चल रही थीं और घाटे में थीं, लेकिन एनवीडिया ने पिछले साल $120 अरब का शुद्ध मुनाफा कमाया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon इंसानी इतिहास की सबसे मुनाफे वाली कंपनियों में गिनी जाती हैं। ये कमजोर कंपनियों की तरह ढह नहीं जाएंगी
और 2000 के .com पीक पर नैस्डैक 100 का फॉरवर्ड P/E करीब 60 गुना था। आज ये करीब 26 गुना है, सामान्य से ज्यादा, लेकिन 1999 जैसी दीवानगी से बहुत दूर। लेकिन साथ ही एक और सच भी सामने आ रहा है। पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी AI डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों ने अपना कर्ज लगभग 2 गुना करके करीब 350 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। Amazon करीब 25 अरब डॉलर का कर्ज जुटा रहा है। Nvidia ने खुद 25 अरब डॉलर के बॉन्ड जारी किए हैं और Nvidia अब अपने ही ग्राहकों में निवेश करके रेवेन्यू शेयरिंग डील्स करके डिमांड को कृत्रिम रूप से सहारा दे रही है, जो आगे चलकर एक और सवाल खड़ा करता है कि असली डिमांड कितनी है और कितनी बनाई हुई। तो जो भी आपको यकीन दिलाए कि ये पक्का बुलबुला है, वो झूठ बोल रहा है, और जो भी कहे कि ये बिल्कुल बुलबुला नहीं है, वो भी झूठ बोल रहा है। सच बीच में कहीं है। बुलबुले की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन पक्की नहीं। टेक्नोलॉजी असली है, रेवेन्यू असली है। हम ये दांव नहीं लगा रहे कि AI दुनिया बदलेगा या नहीं। हम ये दांव लगा रहे हैं कि इसकी जो कीमत लगाई जा रही है, वो सही है या नहीं। 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, बुलबुला फूटता है, नौकरियां जाती हैं, नास्डैक क्रैश होता है, हर बड़ी टेक कंपनी अपना खर्च रोक देती है, और वही खर्च है जो भारत की IT और सर्विस इंडस्ट्री को खिलाता है। तो आपके किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की पहली कोडिंग जॉब उससे पहले ही गायब हो जाती है जब बूम उस तक पहुंच पाए। दूसरा रास्ता, बुलबुला नहीं फूटता। इसकी बजाय इन ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कंपनियां मुनाफे की तरफ रेस लगाती हैं, तो AI टोकन की कीमत ऊपर जाएगी और सिर्फ बड़ी कंपनियां ही AI अफोर्ड कर पाएंगी। जो सस्ते AI टूल आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कल एक लग्जरी बन जाएंगे। बहुत सारे AI प्रोडक्ट्स इसलिए बंद नहीं होंगे कि टेक्नोलॉजी फेल हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें चलाना बहुत महंगा हो गया। और एक तीसरी बहुत छोटी संभावना भी है, कोई चमत्कार हो, टोकन की कीमत नीचे आए, एंटरप्राइज पैसा देना शुरू करें और सबको फायदा हो। लेकिन ये संभावना बहुत ही छोटी है। यही है इस AI बुलबुले की पूरी कहानी। अब आप बताइए कमेंट्स में, क्या ये सच में इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा दांव है, या फिर अब तक का सबसे बड़ा बुलबुला जो फूटने की कगार पर है? अगर आपको ये केस स्टडी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी ही बिजनेस और पॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।